नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और कमाल की कहानी लेकर के सामने आ चुका हूं। साथियों, आज की कहानी पूरी तरह से वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और ये कहानी हमें पाकिस्तान से भेजी है शमीम अख्तर ने। तो सबसे पहले तो मैं शमीम अख्तर का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी किसी फ्रेंड के साथ घटी हुई एक वास्तविक घटना को हमारे साथ शेयर किया है ताकि सभी लोगों तक उनकी कहानी पहुंच सके। दोस्तों, पूरी कहानी को मैं अपनी जुबानी में सुनाने वाला हूं, लेकिन हम एक बार शमीम अख्तर जी की भी सुन लेते हैं। वो कुछ कहना चाहती है, तो बोलिए शमीम अख्तर जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शमीम अख्तर है, रावलपिंडी पाकिस्तान से। ये जो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये स्टोरी मैं जहाँ रहती थी 10-12 साल पहले, उस घर के जो लैंडलॉर्ड थे उनकी बेटी ने मुझे अपनी ये स्टोरी सुनाई थी। ये उसके मामा पापा के साथ ये सब कुछ हुआ था, उसकी अपनी फैमिली में हुआ था। और वो बच्ची जो है वो उस वक्त 15-16 साल की थी और उसने मुझे अपने घर की ये सारी स्टोरी सुनाई थी। और उसने मुझे कहा था कि जब भी आपको कभी मौका मिले तो आप ये स्टोरी याद रखना और शेयर करना। और अगर कोई भी हमारे बारे में हमें कुछ हो जाए अचानक से, तो फिर ये स्टोरी तुम्हें पता हो। मुझे वो अपनी सिस्टर्स की तरह समझती थी, तो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी मुझसे। और उसने इसलिए कहा था कि ये मेरी स्टोरी जो है वो आप को मैं बता रही हूँ, आपने इस स्टोरी को याद रखना है, मेरे आप बीती को। और जब कभी मुझे कुछ हो जाए तो फिर ये आपको पता हो पहले से, फिर आप बताना सबको। तो साथियों, हम कहानी को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप भी अपनी कोई आप बीती, अपनी कोई कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और फिर मैं आपकी उस कहानी को सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और दूसरी बात कि अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। इस रिश्ते को दिल से मजबूत कीजिए, क्योंकि रिश्ता दिल से मजबूत होगा तो मुझे कहानी सुनाने में मज़ा आएगा और आपको सुनने में। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो एक बार कमेंट में अपना प्यारा सा परिचय ज़रूर बता दें, ताकि आखिर में जब मैं अपने लॉयल फ्रेंड्स के नाम ले सकूं तो मुझे पता चल सके कि कौन कौन फ्रेंड्स है जो हर कहानी पर कमेंट कर रहे हैं। तो चलिए अब ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं शमीम अख्तर और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया है कि आज से 10-12 साल पहले मैं जहां पर रहती थी, उस घर के ओनर की बेटी ने मेरे साथ अपनी घर की बीती हुई, अपनी फैमिली में बीती हुई पूरी घटना को मेरे साथ शेयर किया है। उसका नाम है सिमी। सिमी अपने घर पर नहीं रहा करती थी, क्योंकि जब वह छोटी थी तो उनकी फैमिली में एक बहुत ही बड़ा भयानक हादसा हुआ था, या यूं कहें कि एक बहुत ही डरावना हादसा था जिसमें उन्होंने अपनी एक बहन को खोया, अपने माता और पिताजी को खो दिया और तब उन्होंने उस घर को छोड़ने का डिसीजन कर लिया। और उसके बाद वो अपने नाना जी के घर पर रहने आ गई। उसके साथ उसके 2 भाई और भी थे और वो तीनों भाई बहन अपने नाना जी के ही रहा करते थे। तो उन्होंने मेरे साथ यह स्टोरी इसीलिए शेयर की ताकि मैं इस कहानी को अगर कभी ज़रूरत पड़े तो बाकी लोगों को भी बता सकूं। और देखिए, आज मुझे यह मौका मिला है कि मैं उस कहानी को आपके साथ शेयर कर सकूं। वो मुझे अपनी एक सिस्टर की तरह समझा करती थी और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो पिछले कई सालों से वो इस बात को दबाए हुए थी, अपने अंदर घुटन महसूस कर रही थी। लेकिन जब मैं उससे मिली तो उसे अपनी अंदर की घुटन को हल्का करने का मौका मिला और वो मुझे अपना सब कुछ समझती थी और इसीलिए उसने ये घटना मेरे साथ शेयर की। रावलपिंडी से दूर एक गांव है जहां पर वो रहा करते थे। उस समय सिमी की उम्र 15 या 16 वर्ष की रही होगी। उनकी फैमिली में उनके माँ पिता, वो 4 भाई बहन और एक दादी थी। कुल मिलाकर घर में 7 सदस्य थे। सिमी की सिस्टर का नाम गजाला था, जिसकी उस हादसे में मौत हो गई थी और वो उन सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनकी फैमिली को हम एक हैप्पी फैमिली तो नहीं कह सकते, लेकिन वो बहुत ही अमीर फैमिली थी। बहुत ज़्यादा उनके पास ज़मीन जायदाद थी, बहुत सारा बैंक बैलेंस था, यानी एक तरह से बादशाहों के जैसा जीवन था।
घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके पापा जो थे वो काफी पैसे कमाते थे, तो कभी उनको किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। बस कमी एक ही चीज की थी कि उसके पापा एक अच्छे इंसान नहीं थे। उसके फादर उसकी मम्मी पर बहुत ज्यादा जुल्म करते थे, या कहें कि उसकी मम्मी पर ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार पर ही, अपने बच्चों पर और अपनी खुद की माँ यानी उनकी दादी पर भी जुल्म किया करते थे। वो अक्सर उनकी माँ यानी अपनी पत्नी से मारपीट किया करते थे, उसको बहुत धमका कर रखा करते थे और सब कुछ अपनी मनमर्जी से किया करते थे, किसी की बात नहीं सुनते थे। उनकी दादी यानी कि उनके पिताजी की माँ, वो भी अपने बेटे से डर डर कर रहा करती थी। उन सभी को वो अपनी आंखों से घूर कर देखा करते थे, सबको अपनी अंगुलियों पर नचाया करते थे और जो उनकी बात ना माने वह उसके साथ बहुत बुरे तरीके से मारपीट करते थे। और जब वो मारपीट करते थे तो उनमें बहुत वहशीपन या एक राक्षस उनमें आ जाया करता था। उनकी दादी अपने बेटे को हमेशा कहा करती थी कि बेटा तुम आराम से रहो, अल्लाह ने तुमको हर चीज़ दी है, किसी चीज़ की घर में कमी नहीं है, तो फिर ये घर में रोज़ रोज़ क्लेश क्यों हो करते हो? तुम्हारी अच्छी खासी फैमिली है, अपने बच्चों के साथ रहो, अपनी पत्नी के साथ अच्छे से रहो। लेकिन उनका जालिम बाप अपनी माँ की बात भी नहीं सुनता था, तो उनकी दादी अपनी बहू से माफ़ी मांगती रहती थी कि बेटा कहीं ना कहीं मेरी परवरिश में कुछ कमी रही है कि मैंने इस जैसा बेटा पाया है। अल्लाह ऐसा बेटा किसी को भी न दे, और उसने जो भी जुल्म तुम्हारे ऊपर किए हैं, मैं उन सभी जुल्मों के लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। खुदा के लिए तुम इसे बद्दुआ मत देना। तो उनकी मम्मी बेचारी हमेशा मार सहती रहती थी, जुल्म सहती रहती थी और अपने बच्चों के लिए उसका सामना नहीं करती थी। अब एक बार उनके फादर ने ज़मीनों को जोतने के लिए एक नया ट्रैक्टर खरीदा, क्योंकि उनके काफ़ी सारी ज़मीन थी। अब उसने ट्रैक्टर खरीदा और घर पर ले आया। हालांकि वह सब कुछ सही अपनी मनमर्जी से ही करता था, अपनी फैमिली की, अपनी पत्नी की, अपनी माँ की किसी की भी राय नहीं लेता था। अब उनके घर के अंदर एक बहुत ही पुराना और बड़ा सा दरख्त था। अब आप लोग यह नहीं जान रहे होंगे कि यह दरख्त क्या है, तो देखिए, दरख्त हमारे उर्दू में कहा जाता है एक बड़े से पेड़ को, यानी घर में एक बहुत ही पुराना और बड़ा सा पेड़ था। लगभग 200 से 250 साल पुराना वो पेड़ रहा होगा। अब जैसे ही वह नया ट्रैक्टर लेकर घर में आता है तो वह कहने लगता है कि मुझे अब इस पेड़ को काटना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ट्रैक्टर खड़ा करने के लिए एक नई जगह चाहिए और ये पेड़ जो है वो मुझे प्रॉब्लम कर रहा है। हालांकि उसके घर में और भी जगह थी, वो चाहता तो दूसरी जगह पर भी ट्रैक्टर खड़ा कर सकता था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि वो एक जालिम इंसान है, वो सब कुछ अपनी मनमर्जी से करता है। तो उसने सोच लिया कि मुझे इस पेड़ को काटना है और मुझे यहीं पर अपने ट्रैक्टर के लिए एक जगह बनानी है ताकि मैं अपने ट्रैक्टर को खड़ा कर सकूं। तो उसकी माँ ने उसको कहा कि बेटा ऐसा मत करो, यह पेड़ जो है वो काफ़ी समय से है और काफ़ी पुराना है और इस पेड़ में कुछ आत्मा वगैरह का वास भी है। अगर तुम उन्हें छेड़ दोगे तो फिर वो हमारे परिवार को नहीं छोड़ेगी। ये उनके लिए एक घर जैसा है, अगर तुम उनका घर उजाड़ोगे तो वो तुम्हारा घर उजाड़ देंगे। लेकिन उसने अपनी माँ की और अपनी फैमिली की बिल्कुल भी नहीं सुनी, क्योंकि उसे अपने पैसों पर, अपनी ताकत पर, अपने जिस्म पर, अपने आप पर काफ़ी सारा घमंड था। उसे लगता था कि जैसा वो चाहे वैसा वो कर सकता है, पूरी दुनिया में उसे कोई रोकने वाला नहीं है, और अपने इसी घमंड और गुरूर की वजह से उसने किसी भी बात नहीं मानी। उसकी वाइफ ने भी उससे बहुत कहा कि आप ऐसा मत करो। अब वो अपने वाइफ की तो बात पहले से भी नहीं मानता था, वो तो वैसे ही उससे डर डर कर रहा करती थी, लेकिन अब उसने अपनी खुद की माँ की भी कोई बात नहीं मानी। अगले दिन ही उसने अपने घर में मजदूर वगैरह बुला लिए ताकि उस पेड़ को काटा जा सके। तो तब उसकी वाइफ ने कहा कि अगर ठीक है, तुम इस पेड़ को काटना ही चाहते हो तो इसमें कुछ मीठी चीज रख दो, जिससे कि यहाँ पर किसी भी पराई चीज का या कोई जिन्नात वगैरह हो तो वो हमें परेशान नहीं करेगा। और किसी मौलवी वगैरह को आप बुला लीजिए, वो अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें करेंगे तो हमें फिर परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। उन चीज़ों का यहाँ पर बसेरा है।
अगर हम मौलवी साहब को बुलवाएंगे तो वो कुछ कर देंगे और उनको थोड़ा टाइम दे देते हैं ताकि ये यहाँ से अपना बसेरा छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाकर बस जाए। लेकिन उसने बड़े ही गुस्से में कहा कि मुझे किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है। अगर इसमें ऐसी कोई जिन्नात वगैरह है या कोई पराई चीज़ है तो मुझे उनका कोई डर नहीं है, कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और गुस्से ही गुस्से में उसने उन जिन्नात वगैरह को गालियां भी दी और कहा कि मैं इनको एक पल का टाइम नहीं दूंगा और मैं आज की आज ही इस पेड़ को कटवा दूंगा। उसकी वाइफ बहुत चीखती रही कि ये सब मत करो, लेकिन उसने अपनी वाइफ को उस समय बहुत मारा। फिर उसकी माँ ने भी उसको खूब कहा कि मैं तेरी माँ हूँ, मेरा तो तुझ पर कुछ हक बनता है, तो कम से कम मेरी बात तो मान। लेकिन उसने अपनी माँ को भी बहुत बुरी तरह धमका दिया और उसको भी कहा कि अगर तुझे भी मुझसे मार नहीं कहानी है तो फिर चुपचाप पड़ी रहे। उसके बच्चे ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डरने लगे थे, लेकिन उसने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी मनमर्जी करता रहा। उसने दिन भर में बहुत सारे मजदूरों को बुलाया, उस पेड़ को कटवाया, उसके छोटे छोटे पीस किए और उसको गाड़ियों में भरकर बेच दिया। जिस दिन उसने उस पेड़ को कटवाया था उस दिन रात को बहुत ही भयानक काली आंधियां चली थी और उस जगह पर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। आसमान में उस दिन बहुत ही भयानक आंधी के साथ ही साथ बारिश भी पड़ी थी, लेकिन उसने सबको यह कहा कि यह तो केवल मौसम बदलने की वजह से ऐसा हुआ है और ये चीखने चिल्लाने की कोई आवाज नहीं आ रही है, बल्कि ये सब तुम्हारा भ्रम है। सिमी ने मुझे बताया कि उस दिन वो तूफान इतना भयानक था जो मैंने आज तक का अपनी जिंदगी में नहीं देखा, और आसपास के लोग दूसरे दिन सुबह बता रहे थे। जिन बुजुर्गों की उम्र 100 साल थी उन्होंने भी कहा कि हमने आज तक इतना भयानक और इतना खतरनाक तूफान अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखा है। उसकी माँ ने और कई लोगों ने कहा कि इस पेड़ को काट करके इस इंसान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दरअसल उनकी जो हवेली थी वो भी पुराने जमाने की ही थी, लेकिन जब उसको दोबारा बनाया गया था तब भी उस पेड़ को जैसे तैसे करके बचाया गया था और काटा नहीं गया था। लेकिन आज उस इंसान ने उस पेड़ को केवल एक छोटी सी वजह के कारण ही काट दिया। सिमी की मम्मी ने अपनी सास से कहा कि अब आप ही अल्लाह से रहमत मांगिए कि हमारे घर पर कोई मुसीबत नहीं आए। तो उनकी दादी कहती है कि मेरे बेटे ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब जैसे उनका घर उजड़ा है वैसे ही हमारा घर भी उजड़ेगा। ये कोई छोटा मोटा पेड़ नहीं था, बल्कि सदियों से, कई सालों से ये पेड़ यहाँ पर था। हम केवल अल्लाह से विनती ही कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उस पेड़ में मौजूद आत्माओं को थोड़ा समय देते तो शायद वो उस जगह को छोड़कर जा सकती थी, लेकिन हमने वैसा भी नहीं किया। अब आगे क्या होगा मैं कुछ नहीं जानती। ऐसे ही थोड़े दिन गुजर गए। फिर एक दिन शाम को वो आदमी दिन भर का काम करके घर पर आया, पर पता नहीं उस दिन उसने क्या हो गया था। वो उस दिन कुछ ज्यादा ही गुस्से में था। ऐसा लग रहा था कि उसका अपने खुद के शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं है और वो किसी के वश में चल रहा है। उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था और बिना किसी कारण के घर में आते ही पागलों की तरह चिल्लाने लगा, हर किसी पर गुस्सा करने लगा और अपने मुंह से गंदी गंदी गालियां बकने लगा। उसने नीचे के एक ग्राउंड फ्लोर पर से अपने बच्चों के खेलने का एक बेट उठाया जो लकड़ी का बना हुआ था और उसको सीधा उठाकर ऊपर की मंजिल पर चला गया, जहां पर उसकी पत्नी कुछ काम कर रही थी, और अपनी पत्नी से जाते ही तेज आवाज में बातें करने लगा, उसको गालियां देने लगा। तो उसकी पत्नी ने उसको चिल्लाते हुए कहा कि क्या चाहते हो मुझसे? आज तो मैंने कुछ गलती भी नहीं है और तुम बिना किसी कारण के ही भड़के हुए हो। हालांकि उस समय उसके शरीर को देखकर लग रहा था कि वो कुछ अलग ही किस्म का इंसान बन गया है, जैसे कोई हैवान उसके शरीर के अंदर आ गया हो। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थीं और उन लाल आंखों से वो अपनी पत्नी को बहुत ही भयानक तरीके से घूर रहा था। उसकी पत्नी की उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी और तभी उसने चिल्लाते हुए अपनी पत्नी पर बेट से वार करना शुरू कर दिया और तभी एक वार उसके सिर पर आकर लगा। सिर पर बेट के लगते ही उसके माथे से खून निकलना शुरू हो गया और वो वहीं पर नीचे गिर गई। लेकिन वह जालिम इंसान वहां पर भी नहीं रुका।
उसने उसके दोनों पैरों को अपने हाथों में पकड़कर और उसको घसीटते हुए नीचे के फ्लोर पर लाने लगा। दोनों पैरों को पकड़े हुए सीढ़ियों से घसीटता हुआ वो उसे नीचे लेकर आ रहा था और हर सीढ़ी से उसकी पत्नी का सिर टकराता जा रहा था और जब तक वो नीचे लेकर आया तब तक पूरी सीढ़ियों पर खून ही खून फैल चुका था। नीचे उतारने के बाद उसने अपनी पत्नी को देखा तो वो अपना दम तोड़ चुकी थी। पूरा पेट खून से लाल हो चुका था। उसके चारों बच्चे और उसकी मां बुरी तरह से चिल्लाने लगे और रोने लगे, लेकिन उसने सभी की ओर अपनी लाल आंखों से भयानक गुस्से में देखा और वहां पर खड़े खड़े ही अचानक ही घर के पूरे दरवाजे बंद हो गए। उसने हवा में बेटे को घुमाया और पूरी खिड़कियां भी बंद हो गई। अंदर एक तूफान सा आ गया। वहीं हवेली बाहर सब कुछ शांत था, लेकिन उस कोठी के अंदर पूरी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे और अंदर एक तूफान सा उमड़ रहा था। उसने सभी की आंखों में बहुत ही भयानक तरीके से देखा और उसके बच्चे और उसकी मां उसकी आंखों में देखकर इतनी भयभीत हो गए कि उनकी रोने की आवाज उनके गले में ही बैठ गई। वो चाहकर भी चिल्ला नहीं पा रहे थे और उसने अपने मां की तरफ देखते हुए कहा कि अगर अब किसी के मुंह से एक लफ्ज भी निकला तो मैं इसी वक्त उसकी जान ले लूंगा, और अगर किसी ने बाहर किसी को बताया कि मैंने तुम्हारी मम्मी की जान ली है तो मैं तुम्हें उसी वक्त जान से मार दूंगा। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो किसी को भी ये पता न चल सके कि इसको मैंने मारा है। लेकिन उसकी मां ने कहा कि नहीं, मैं अब चुपचाप नहीं रहूंगी। मैंने तुम्हारा बहुत जुल्म सह लिया है, अब और ज्यादा जुल्म नहीं सहूंगी। आज तुम्हारे जुल्म की वजह से मैंने अपनी बहू को खो दिया है और मैं अब अपने पोते पोतियों को नहीं खोना चाहती हूँ। तुम्हारी इतनी अच्छी पत्नी थी, तुम्हारे हर जुल्म को वो सहन करती जा रही थी। आज के समय में ऐसी पत्नी कहाँ पर मिलती है, और तुमने ऐसी पत्नी को मार डाला और अब तुम अपने बच्चों को मारने की बात कर रहे हो, और उसकी कोई गलती भी नहीं थी। तुमने बिना किसी गलती के उसकी जान ले ली। मैं अब चुप नहीं रहूंगी और सभी को अब मैं बाहर जाकर बताऊंगी कि तुमने अपनी पत्नी को बेट से मारा है, और मैं अपने दूसरे बेटे को भी अभी बताऊंगी कि उसकी भाभी मर चुकी है और वो अब हमें मारने जा रहा है। अब तुम सलाखों के पीछे जाओगे, और आज जो तुम हमें इन भयानक आंखों से घूर घूर के डरा रहे हो, देखना एक दिन तुम्हारी ये आंखें ही किसी सड़क पर ऐसी कुत्ते की हालत में पड़ी हुई मिलेंगी कि इसे जानवर चाटते रहेंगे, और जब तुम मरोगे तो तुम्हारी आंखें तक तुम्हारे साथ में नहीं रहेंगी। अल्लाह तुम्हें ऐसी मौत देगा कि तुम्हें यहीं पर नरक देखने को मिलेगा। जब उसने अपनी मां के मुंह से ये कड़वे शब्द सुने तो वह अपनी पत्नी को छोड़कर उस बेट को पकड़े हुए ही अपने मां के पास पहुंचा और उसके सामने बहुत जोर की आवाज में बोला, बुढ़िया, तुझे अपनी जान प्यारी है तो अपनी जुबान पर लगाम लगा ले। अभी तो केवल तेरी बहू की जान गई है, लेकिन अगर तूने किसी को बाहर बताया तो तेरे पोते पोतियों की जान भी चली जाएगी। और ऐसा कहते हुए उसने अपनी मां को एक जोर का धक्का दिया। उस धक्के में न जाने कितनी पावर थी कि उसकी मां हवा में उड़ती हुई पीछे की ओर जाकर एक दीवार से टकराई और उसके बाजू की एक हड्डी टूटने की आवाज आई। ये सब देखकर बच्चे बहुत जोर से चिल्लाने लगे। एक तो उनकी मां खत्म हो चुकी, दूसरी ओर अब उनकी दादी भी नीचे जमीन पर गिर चुकी थी। बच्चे जब जोर से चिल्लाने लगे तो उसने बच्चों को भी पीटना शुरू कर दिया और कहा कि खबरदार, अगर तुम्हारे मुंह से अब एक आवाज भी निकली तो इसी वक्त तुम्हारी जुबान बाहर निकाल लूंगा। और किचन से एक चाकू लेकर आया और उनके सामने उनके गले पर लगाते हुए कहा कि अब चिल्लाकर दिखाओ, अगर अब तुम्हारे गले से छू की भी आवाज आई तो इसी वक्त गला कट जाएगा। अपने बाप का ये इतना भयानक रूप देखकर वो बच्चे बिल्कुल गूंगे हो गए, लेकिन वह चाहकर भी अपने दुख दर्द को दबा नहीं पा रहे थे और अपने अंदर धीरे धीरे सिसकियां लेने लगे। बूढ़ी अम्मा ने उठने की बहुत कोशिश की, लेकिन उससे बिल्कुल भी नहीं उठा गया। अपने बेटे का ये भयानक विकराल रूप देखकर वो बहुत ज्यादा सहम गई थी। उसके अंदर अब कुछ भी बोलने की शक्ति नहीं बची थी। उसने उस समय चुप रहना ही ठीक समझा, क्योंकि उसे अपने पोते पोतियों की जान बचानी थी। इसलिए उसने यह सोच लिया कि वो अब किसी को भी नहीं बताएगी कि उसके बेटे ने ही अपनी पत्नी की जान ली है।
उस आदमी ने उस खून से सने हुए उस बेट को पानी से धोया और अच्छे से साफ किया और वापस उसको एक जगह पर छुपा कर रख दिया और अपने बेटे बेटी और अपनी माँ से बोल कि अभी मैं बाहर जा रहा हूँ और थोड़ी देर के बाद वापस आऊँगा। और जब मेरे साथ बहुत सारे आदमी आए तो उनको यही बताना है कि ऊपर कुछ काम कर रही थी। सीढ़ियों पर से पैर फिसल गया और ये ऊपर से गिरती हुई आंगन में आ गिरी और सिर टकराने की वजह से इसकी मौत हो गई है। उसने कपड़े बदले और जल्दी से घर से बाहर निकल गया और थोड़ी देर बाद घर में घुसा। अब वो घर में घुसते ही बदल चुका था। उसके अंदर का पूरा गुस्सा गायब हो गया था। जैसे ही उसने अपनी पत्नी को सामने पड़े हुए देखा तो वो जोर से दहाड़े मार मार कर रोने लगा और सबको ये दिखाने लगा कि देखो, मैं अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था और अब उसकी मौत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी जोर जोर से रोने की दहाड़ सुनकर आसपास के लोग भी आ गए और उसको रोते हुए देखकर किसी को भी ये यकीन नहीं हुआ कि इसी इंसान ने अपनी पत्नी को मारा है। सभी को यही लगा कि शायद ऊपर की बिल्डिंग से जब वो नीचे आ रही थी तो उसका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ गिरी और इसी वजह से उसके सिर पर चोट आ गई और उसकी जान चली गई। पास में ही खड़े ही उसके बच्चे भी अंदर ही अंदर सिसकियां निकालकर रोते जा रहे थे। वही उसकी माँ एक कोने में बैठी अपने उससे हाथ के दर्द को अंदर दबाई हुई रोए जा रही थी। जब लोगों ने उस बूढ़ी अम्मा से पूछा कि यह कैसे हुआ तो उसने भी फिर यही जवाब दिया कि बहू ऊपर कुछ काम कर रही थी और उसका पैर फिसल गया और पैर फिसलने की वजह से वह लुढ़कती हुई नीचे आ गई और तुरंत ही उसकी जान निकल गई, क्योंकि उस बुढ़ी अम्मा को भी धमकी मिली हुई थी अपने बेटे से, अगर उसने जुबान खोली तो उसके पोते पोतियों को भी वो मार देगा। तो उसने अपनी जुबान नहीं खोली। अगले दिन कफन में तैयार करके उसको कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। किसी प्रकार की कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, क्योंकि उसके पास काफी सारा पैसा था। तो उसने अपने पावर और पैसे का उपयोग करते हुए उस बात को जहां थी वहीं पर दफना दिया। आसपास के लोगों ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि सबको लगा कि ये एक नेचुरल मौत है। हमारे मुसलमानों में अगर किसी की मौत हो जाए तो 40 दिन तक उसका शौक करते हैं। तो ऐसे ही लगभग 40 दिन भी बीत गए और धीरे धीरे बात को सभी लोग भूल गए। बच्चे भी स्कूल जाने लग गए और उनकी दादी माँ उनके साथ ही रहने लगी, उनका ध्यान रखती और कोई भी अपने बाप से मुंह नहीं लगता था। सब उससे बचकर रहा करते थे। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता करके उन बच्चों की लाइफ आगे बढ़ने लगी। कभी कभी वो अपनी दादी के साथ बैठकर अपनी माँ को याद करते और अकेले में बैठकर रो लेते, लेकिन किसी को कहते भी तो कैसे कहते। दादी उनका अच्छे से पालन पोषण करने लगी और जिससे सिमी ने मुझे बात बताई है। उसकी एक बड़ी बहन थी गजाला, एक भाई था सोहेल और एक जुबेर। तो ये छोटे भाई बहन तो स्कूल में जाने लगे और उनकी जो बड़ी बहन थी उसने शायद मैट्रिक्स क्लास तक पढ़ाई कर ली थी और उसके बाद पढ़ाई को छोड़ दिया और वो घर पर रहकर ही काम करने लगी और उसकी उम्र शायद 18 वर्ष की रही होगी। अब 17-18 वर्ष की लड़की आराम से घर संभालने लायक हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, बातों को समझने लग जाती है। वो दिखने में काफ़ी खूबसूरत भी थी। वही उनका जो भाई सोहेल था वो लगभग 18-19 वर्ष का हो गया था। तो पढ़ाई छोड़ने के बाद गजाला ने घर पर रहकर ही काम करना शुरू कर दिया। वो भाई बहनों के लिए खाना वगैरह बनाती, उनका ध्यान रखती, अपनी दादी माँ का भी ध्यान रखती और ऐसे ही जीवन ठीक ठाक चल रहा था। उनकी माँ को खत्म हुए अब लगभग 2 महीने बीत चुके थे। अब एक बार क्या हुआ कि उनके गांव में किसी की मौत हो गई थी। तो उसकी जो दादी अम्मा थी वो वहां पर बैठने के लिए चली जाती है, यानी शोक प्रकट करने के लिए। और गजाला के जो छोटे भाई बहन थे यानी सिमी, साहिल और जुबेर वो स्कूल में चले जाते हैं। तो गजाला जब घर पर अकेली रहती थी तो वो अपने पूरे दरवाजे को बंद करके रखती थी, क्योंकि वो जवान लड़की थी। तो अपनी सुरक्षा के लिए वो घर को बंद ही रखा करती थी। तो उसकी दादी ने कहा कि बेटा, मैं वहां पर जा रही हूं, तो तुम जब तक खाना वगैरह बना लो और तब तक तुम्हारे छोटे भाई बहन भी आ जाएंगे और मैं भी जल्दी ही जाकर के आ जाऊंगी। तुम अपना अकेले अच्छे से ध्यान रखना। तो उसने कहा, ठीक है दादी माँ, आप जाइए, मैं अपना ध्यान ठीक से रखूंगी।
और तब तक मैं खाना वगैरह बना करके तैयार रखती हूँ। तो वो किचन में गई और उसने चूल्हे पर दाल वगैरह चढ़ा दी और साथ में रोटियां बनाने के लिए आटा लगाने लगी। उसने सोचा कि जब तक ये दाल तैयार होगी तब तक मैं आटा लगा करके तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद हाथों हाथ गर्म गर्म रोटी सेक दूंगी। जब वो भाई बहन आएंगे और अगर दाल भी थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो मैं उसको चूल्हे पर ही दोबारा गर्म कर लूंगी और इस तरह मैं उनको गरम गरम रोटी दे सकूंगी। तो उसे कुछ ख्याल नहीं था बाकी चीज़ों का। वो बस अपने किचन में लगी हुई थी, अपने काम में लगी हुई थी। ऐसे ही काफ़ी समय गुजर जाता है। काफ़ी समय के बाद उसके जो भाई बहन यानी सिमी और जो साहिल होते हैं वो भी स्कूल से आ जाते हैं और बाहर आकर दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं, क्योंकि यह दरवाज़ा अंदर से उसने लॉक कर लिया था। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी अंदर से किसी की आवाज़ नहीं आती है। वो बाहर से अपनी दीदी को खूब आवाज़ लगाते हैं, लेकिन दरवाज़ा कोई नहीं खोलता है। थक हार कर वो वहीं बैठ जाते हैं, लेकिन उन्हें किचन से चूल्हे की जलती हुई आवाज़ आ रही थी और धुआं बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा था। तो उन्हें लगा कि दीदी शायद काम में लग रही है और हमारी आवाज़ सुन नहीं रही है, शायद थोड़ी देर में खोल देगी। काफ़ी समय तक वो घर के बाहर ही बैठे रहे और तभी उनकी दादी भी आ जाती है। जब दादी ने उनसे पूछा कि बाहर क्यों बैठे हो, तो उन्होंने कहा कि हमने काफ़ी देर तक कोशिश कर ली है और जो गजाला है वो मकान को खोल ही नहीं रही है। तो दादी ने कहा कि ठीक है, तुम अभी थोड़ा पीछे हटो, मैं देखती हूँ। दादी ने गेट को ऊपर से जोर जोर से हाथ से बजाना शुरू किया। गजाला को काफ़ी आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। काफ़ी देर तक थक हारने के बाद दादी वहाँ से हट जाती है और फिर कुछ सोचने लगती है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो उधर जाती है किचन की तरफ। घर के पीछे की तरफ एक गली थी और उधर से किचन देखा जा सकता था। तो वो किचन के पास आती हैं और शीशे में पास जाकर अपने हाथों से चेहरे को ढककर अंदर देखने लगती है। अंदर देखते ही दादी के शरीर पर पसीना आने लगता है। उनकी आवाज़ गले में ही अटक जाती है। उनके पैर वहीं पर सुन्न पड़ जाते हैं। सिमी और साहिल ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अपनी दादी से पूछते हैं कि दादी क्या हुआ। दादी थोड़ी देर तक तो सुन्न ही खड़ी रहती है, फिर जैसे तैसे करके हलकलाते हुए टूटी फूटी जुबान में कहती हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तुम पीछे हटो। और वो दोनों बच्चों को उस खिड़की के पास जाने से रोकती है और कहती है कि तुम उसमें से झांक कर बिल्कुल भी मत देखना। अभी थोड़ी देर में दरवाज़ा खुल जाएगा, तब तक तुम सामने जाकर बैठो और इधर किचन की तरफ बिल्कुल भी चलकर मत आना और दरवाज़ा और शीशे में से झांकने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मैं अभी बाहर जाकर के आती हूँ। इतना कहकर दादी घर के बाहर चली जाती है। उनके घर से 2 घर छोड़कर ही उनके दूसरे बेटे का मकान था। वो वहां पर पहुंच जाती है और अपने बेटे को जाकर कहती है कि तुम अपने भाई को यानी गजाला का जो पिता है उसको फ़ोन लगाओ और उससे कहो कि जल्दी से घर पर पहुंचो, कोई मसला हो गया है। अभी यहाँ तक भी उसने किसी को नहीं बताया था कि आखिर उसने उस शीशे में से झांककर किचन में क्या देखा था। उसने बस अपने दूसरे बेटे को इतना ही कहा कि तुम बस अपने बड़े भाई को कह दो कि जल्दी से घर पर पहुंचे, कुछ मसला हो गया है। तो उसने जल्दी से अपने बड़े भाई को फ़ोन कर दिया और कहा कि तुम जल्दी से घर पहुंचो। थोड़ी देर के बाद वो घर पर पहुंचता है तो बाहर 2-4 आदमी और खड़े थे। उसकी माँ खड़ी थी और दोनों बच्चे बाहर खड़े थे। वो कहता है कि क्या बात है, मुझे क्यों फ़ोन किया। तो उसकी माँ ने कहा कि देखो बेटा, अंदर से वो दरवाज़ा नहीं खोल रही है, हमें काफ़ी समय हो गया है बाहर बैठे हुए, तो इस दरवाजे को तोड़कर ही अब हम अंदर जा सकते हैं और अंदर जाकर तुम खुद ही देख लो कि क्या हुआ है। अब यहाँ तक भी उस बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे को भी नहीं बताया था कि उसने अंदर क्या देखा है। अभी आस पड़ोस से कुछ लोग और आ गए थे। उसमें कुछ हट्टे कट्टे लोग भी थे जिनमें काफ़ी ताकत थी। तो उस आदमी ने अपनी अम्मा से कहा कि ठीक है, मैं अभी इस दरवाजे को तोड़ा देता हूँ। उसने उन हट्टे कट्टे आदमियों से कहा कि इस दरवाजे को तोड़ दो और वो हट्टे कट्टे आदमी आगे आए और उन्होंने एक ही लात में उस दरवाजे को तोड़ दिया।
उसके अंदर जो कुंडी लगी हुई थी वो टूटकर दूर हो गई और दरवाज़ा सामने की ओर खुल गया, क्योंकि वो काफ़ी पुराना दरवाज़ा हो चुका था। इसी वजह से शायद वो एक ही बार में टूट गया था। सिमी की दादी भागकर जल्दी से किचन में पहुंचती है और उसके पीछे पीछे ही उसका बेटा और बाकी के लोग भी जाते हैं और सभी वहां पर जाकर वो दृश्य उनके सामने था। उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। चूल्हे के नीचे आग जल रही थी और दाल उछलकर बाहर गिर रही थी। वहीं पर एक पराती के अंदर आटा लगा हुआ था और आटा पूरी तरह नहीं लगा हुआ था, बल्कि उसके अंदर पानी मिला हुआ था। और वो अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि सिमी की बड़ी बहन यानी गजाला छत से लटकी हुई है। उसके बाल चारों तरफ बिखरे हुए हैं और उसकी आंखें जैसे किसी डर के मारे बाहर निकल आई हों, ऐसे बाहर की ओर निकली हुई है और उसके हाथों पर सफ़ेद सफ़ेद आटा लगा हुआ था। वो अपने ही दुपट्टे से छत से लटकी हुई थी। लेकिन वहां पर हैरान करने वाली बात यह थी कि कमरे में कोई स्टूल नहीं थी, कोई टेबल नहीं थी कि वो छत तक आसानी से पहुंच सके। और अगर फिर वो खुद से वहां पर लटकी है तो फिर उसने नीचे कुछ स्टूल वगैरह तो लगाया ही होगा, लेकिन वहां पर कोई स्टूल नहीं था। तो फिर वो बिना स्टूल के इतने ऊपर अपने आप को कैसे लटका सकती है? ये बड़ी सोचने वाली बात थी। उसके हाथों में चुन लगा हुआ था, यानी वो अपने हाथों से चुन लगा रही थी, खाना बना रही थी। तो फिर वो अपने आप को फांसी कैसे लगा सकती है? यानी देखकर साफ साफ कहा जा सकता था कि किसी ने उसको मारकर वहां पर लटकाया है। लेकिन यहां पर भी ये सोचने वाली बात थी कि अंदर से पूरा मकान बंद था। न कोई खिड़कियां खुली थीं, न कोई दरवाजे खुले थे, न तो कोई अंदर आया था और न कोई अंदर से बाहर गया था। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपने आप वहां पर लटक जाए? इस पूरे दृश्य को देखकर वहां पर जितने भी लोग थे, सबके रोंगटे खड़े हो गए। सब डर के मारे थरथराने लगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। सबको अब ये एहसास हो गया था कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है, कोई जिन्नात या कोई ऊपरी साया है जिसने इसको मारकर यहाँ पर लटकाया है। सब लोग वहाँ पर आपस में बातें करने लगे कि यह इस घर में क्या हो रहा है। अभी 2 महीने पहले ही तो इस लड़की की माँ की डेथ हो गई, और वो भी अचानक से। और अब भी जब घर में सब कुछ ठीक होने लगा था तो उसकी जवान बेटी, जिसकी शादी की उम्र हो चुकी है, उसकी इस प्रकार से डेथ कैसे हो सकती है? जरूर यहाँ पर कुछ तो है। उसकी दादी तो ये देखकर वहीं पर बेहोश हो गई थी। उसके छोटे भाई बहन बुरी तरह रोने लगे थे। कुछ समय बाद वहां पर पुलिस आई। पुलिस ने उनसे पूछा कि ये सब कुछ कैसे हुआ, तो सबने कहा कि हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है। उसने वहां पर काफी इन्वेस्टिगेशन की। घर के हर दरवाजे को, हर ताले को, हर खिड़की को अच्छे से बारीकी से जांच किया। छत पर जाकर जांच किया और आखिर में यही निष्कर्ष निकला कि इस घर में एक चिड़ी का बच्चा भी नहीं घुस सकता। और जब ये इतना सुरक्षित है तो फिर यहाँ पर कोई बाहर से अंदर कैसे आ सकता है? क्योंकि ये अपने आप तो फांसी पर लटक नहीं सकती। उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि किसी ने उसको लटकाया है। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो फिर उसका बाप, जो कि काफी पैसे वाला था, तो उसने वहां पर पुलिस वालों को और डॉक्टर्स को काफी पैसा खिला दिया, जिसकी वजह से वो मामला भी वहीं पर रफा दफा कर दिया गया। लेकिन सिमी और उसके भाई बहन, वही उनकी दादी, इस बात को समझ चुके थे कि ये सब कुछ इसके बाप का किया हुआ कांड है। जो 2 महीने पहले उसने बड़े से पेड़ को काट दिया था, उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और किसी जिन्नात ने ही गजाला के साथ यह हैवानियत की है। लेकिन वो किसी को कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें अपने बाप की धमकी मिली हुई थी। इन पूरे घटनाक्रम के बाद उस बूढ़ी माँ ने अपने बेटे से कह दिया कि मुझे तो अब इस घर में नहीं रहना है। इस घर में मैं अपनी 2 जवान बेटियों को खो चुकी हूँ। पहले अपनी बहू को खो चुकी हूँ और अपनी जवान पोती को खो चुकी हूँ, और ये सब कुछ तुम्हारे उसी कांड की वजह से हो रहा है। मैंने पहले ही तुम्हें चेताया था कि उस पेड़ को काटने से पहले कुछ मीठा वगैरह वहां पर दे देते, तो आज ये नौबत हमें देखने को नहीं मिलती। जैसे तुमने उनका घर उजाड़ा, आज देखो तुम्हारे घर से 2 जवान औरतों की लाशें निकल चुकी हैं। आज तुम्हारा घर उजड़ चुका है और अब भी तुम इस चीज को नहीं समझ रहे हो। मुझे अभी इस घर में नहीं रहना। मैं एक पल भी इस घर में नहीं रखूंगी।
मैं तो अब अपने दूसरे बेटे के पास जाकर रह लूंगी। लेकिन फिर उस आदमी ने अपनी मां को धमकाते हुए कहा कि नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं पर इन्हीं बच्चों के साथ रहोगी, और खबरदार अगर दोबारा उस अपने छोटे बेटे के पास जाने का नाम लिया तो, और अगर फिर भी तुम वहां पर जाने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हारे इन बाकी बचे हुए बच्चों को और मार डालूंगा। उसकी मां कहती है कि अब भी तुम्हारा पेट नहीं भरा, घर से 2 महीने में 2 जवान औरतें मर चुकी हैं, उसके बाद भी तुम अपने ही बेटे बेटियों को मारने की बातें कर रहे हो। तो उसने कहा कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर तुम इस घर को छोड़कर गई तो मैं उन्हें जरूर मार डालूंगा। जैसे वो अपनी बीवी को धमकी दिया करता था वैसे ही वो अपनी मां को भी धमकी देने लगा। तो उसकी मां बेचारी क्या करती, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो उसने सोचा कि पहले ही 2 बेटियों को मैं खो चुकी हूं, तो अब इन बाकी बचे हुए मुझे, अगर मेरे पोतों को बचाना है तो फिर मुझे यहीं पर रुकना होगा। वहीं उसके पोते पोती भी यह कहने लगे कि नहीं दादी माँ, तुम यहीं रुक जाओ, अगर तुम चली गई तो फिर हमारा कोई नहीं रहेगा, हम भी अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, हमें अकेले में बहुत डर लगेगा। तो उस माँ ने डिसाइड किया कि मुझे अपने बच्चों की खातिर अब यहीं पर वापस रुकना पड़ेगा, और उसने वहीं पर रुकने का फैसला कर लिया। कभी कभी वो बूढ़ी अम्मा अपने दूसरे बेटे के पास में जाकर बैठ जाया करती थी, उससे भी आपस की बातें कर लिया करती थी। लेकिन जैसे ही उस आदमी को पता चला कि वो अपने दूसरे बेटे के पास जा रही है तो उसने उसका घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया और उसे धमकाने लगा कि अब से तुम घर से बाहर जाकर अपने बेटे से ही नहीं है बल्कि किसी से भी बात नहीं करोगी, केवल अपने घर में रहोगी। दरअसल कहीं ना कहीं उसे भी यह डर लगने लगा था कि कहीं माँ का दिल पिघल न जाए और वह अपने जज्बातों को छुपा न सके और कहीं दूसरे के सामने मेरी करतूतों को उजागर न कर दे। हालांकि उसे ये भी अब महसूस होने लगा था कि पहले अपनी पत्नी और अब अचानक से जिसमें उसकी बेटी की मौत हुई थी, तो उससे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था कि घर में कुछ तो बवाल है, कुछ बाहरी ताकतें हैं जो घर को तबाह करने में लगी हुई हैं। लेकिन क्योंकि उसे अपने पैसे का, अपनी पावर का अपना जो गुरूर और घमंड था, वो उस इन चीज़ों को मानने की इजाज़त नहीं दे रहा था। उसे लग रहा था कि मैं इन चीज़ों के सामने कैसे झुक सकता हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तो अपने घमंड की वजह से वो इन चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अब इस आदमी की परिवार की बर्बादी तो शुरू हो ही चुकी थी, लेकिन अब इसकी खुद की बर्बादी होना बाकी थी। जैसे ही थोड़ा समय गुजरा तो इसका जो दूसरा भाई था उसके 2 बेटे थे, यानी इसके जो भतीजे थे, उन्होंने इससे कहा कि हमें भी अपने दादा की जो जायदाद है उसमें अपना दूसरा हिस्सा चाहिए, हमें अपने बराबर का हिस्सा चाहिए। दादा की जो जमीन थी, हवेली थी, उन सब का 2 हिस्सा होना चाहिए, ट्रैक्टर के भी हिस्से होने चाहिए और बाकी अपनी जो भी जमीनें हैं उनमें भी हमें हमारा हिस्सा चाहिए। लेकिन इस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, क्योंकि माँ मेरे पास रह रही है, तो जो माँ को पालेगा वही पूरी संपत्ति को रखेगा, मैं किसी भी चीज में तुम्हें कोई हिस्सा नहीं दूंगा। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच उस बूढ़ी अम्मा ने क्या किया था कि उसने अपने दूसरे छोटे बेटे के नाम भी थोड़ी बहुत अपने संपत्ति करवा दी थी, और ये काम उसने बहुत ही चोरी चुपके तरीके से किया था। वो थोड़ी जमीन तो अपने बेटे के नाम कर देती है और बाकी अपने हिस्से की जमीन अपने पोतों और पोती के नाम कर देती है। इधर सिमी के बाप की जो अपने भाइयों के साथ लड़ाई थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है और वहां पर उसके जो भतीजे हैं वो कहते हैं कि हमें तुम्हारे ट्रैक्टर में से भी हिस्सेदारी चाहिए। अब उसके जो भतीजे होते हैं वो बहुत ही बदमाश किस्म के होते हैं, उन्हें कोर्ट लफड़े से मतलब नहीं है, वो कुछ करने की सोच लेते हैं ना तो वो फिर कुछ भी कर देते हैं, मतलब बड़े बदमाश किस्म के हैं और हथियार वगैरह रखते हैं। तो उस सिमी के बाप ने कहा कि मैं तुम्हें किस बात का ट्रैक्टर में हिस्सा दूं, ट्रैक्टर तो मैंने अपने पैसों से खरीदा है, यानी जिस ट्रैक्टर की वजह से यह पूरा मसला शुरू हुआ था। अगर वो ट्रैक्टर ना आता तो वो पेड़ नहीं कटता, अगर वो पेड़ नहीं काटता तो उसका घर ना उजड़ता, और आज उसी ट्रैक्टर के उसके भतीजे 2 हिस्से करवा रहे थे।
अब उसके भतीजे ऐसे ही तैश तैश में आकर ये भी बोल देते हैं कि ट्रैक्टर तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन तो दादी माँ हमारे नाम पहले ही कर चुकी है। अब जैसे ही सिमी के बात को पता चलता है कि उसकी माँ ने कुछ संपत्ति पोतों और दूसरे बेटे के नाम कर देती है, तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो पूरी तरह आग बबूला हो जाता है और कहता है कि अब तो मेरी माँ जान से गई। जिस जमीन के लिए मैंने इतना कुछ किया, उसने मेरी बगैर इजाजत के ही जमीन किसी दूसरे के नाम कैसे कर दी। अब वो वहीं से आग बबूला होकर सीधे अपने घर आया और जाकर अपनी माँ से गाली गलौज करने लगा। उसे काफी ज्यादा मारपीट की। उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बगैर तुमने मेरे ही दुश्मनों को वो जमीन दे दी। यह तुमने कुछ अच्छा नहीं किया और इसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी माँ ने कहा कि तू जालिम है, वहशी है, खूनी है, दरिंदा है। मैं केवल तेरे बच्चों की वजह से यहाँ पर हूँ, वरना तुम जैसे दरिंदे के पास मैं एक पल भी रुकना पसंद नहीं करूंगी। तूने अपनी पत्नी को मार डाला, तेरी वजह से तेरी बेटी खत्म हो गई और अब तू अपने बाकी 3 बच्चों को भी मारने की बातें कर रहा है। तेरे जैसे दरिंदे के पास मैं बिल्कुल भी रहना नहीं चाहूंगी। तब सिमी का बात कहता है कि मैं भी देखता हूं कि तू तो घर से बाहर कैसे निकलती है, और तभी से वो अपने घर के बाहर एक बड़ा सा ताला लगा देता है। घर के 2 दरवाजे थे, एक पीछे का और एक आगे का। वो पीछे के दरवाजे को तो हमेशा के लिए लॉक कर देता है और आगे के दरवाजे को जब भी घर से बाहर जाता है तो उसको लॉक करके जाता है, और उसकी माँ और उसके बच्चे उसी में कैद होकर रह जाते हैं। इसके अलावा उसने एक और काम किया कि कुछ दरिंदे और खतरनाक से कुत्ते वो अपने घर पर लेकर आया। शायद 3-4 कुत्ते रहे होंगे और उन कुत्तों को उनके ही जिस्म की खुशबू सूंघा दी। अब अगर वो बाहर निकलने की कोशिश भी करते तो वो कुत्ते इनको नोच डालते, तो वो तीनों बच्चे और उनकी दादी उसी घर में कैद होकर रह जाते हैं और उन कुत्तों के डर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाते। बाहर तो छोड़ो, अगर वो खिड़की को भी खोलकर बाहर की ओर झांकते तो वो कुत्ते उनकी तरफ देखकर भौंकने लगते। वो कुत्ते इतनी ज्यादा खतरनाक थे कि अगर वो बाहर निकलने की कोशिश भी करते हैं तो वो शायद उनको चीर फाड़ कर खा जाते हैं, और इसी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब अंदर उनकी दादी ही उनका सहारा होती है। वो तीनों बच्चों को दिलासा देती है, उनको शांत रखती है कि बेटा कोई बात नहीं, एक ना एक दिन ये भी ठीक हो जाएगा। बच्चों का स्कूल जाना भी पूरी तरह छूट जाता है। वहीं दूसरी ओर उस आदमी की अपने भाइयों और अपने भतीजों के साथ बहुत ही ज्यादा लड़ाई बढ़ जाती है। उसके भतीजे बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं कि उसने ट्रैक्टर में आधा हिस्सा भी नहीं किया और पूरी हवेली को भी रोक करके बैठा हुआ है। अब एक दिन क्या हुआ कि वो ट्रैक्टर लेकर सुबह निकल गया और पूरे दिन खेतों में जुताई करने लगा, और जब शाम को वापस आया तो वो अपने घर पहुंचने से थोड़ी दूर पहले ही एक भयानक हादसे में फंस गया। दरअसल हुआ यूं कि उस दिन काम करते हुए काफी ज्यादा रात हो गई थी, तो काफी रात होने के बाद वह खेत से निकला और अपने घर से लगभग 500 मीटर दूर रहा होगा कि उसका ट्रैक्टर वहां पर अचानक ही रुक गया। उसने काफी कोशिश की स्टार्ट करने की, लेकिन वो स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। तभी उस ट्रैक्टर की हेडलाइट्स अपने आप ही ऑन और ऑफ होने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अचानक से आसपास का मौसम भी बदलने लगा। चारों तरफ घना अंधेरा था क्योंकि उसे रात हो चुकी थी, और आसमान में काले काले बादल उसे उभरते हुए दिखाई दे रहे थे। तेज हवाएं चलने लगी थीं और उस भयानक तूफान में वो उस ट्रैक्टर के साथ वहीं पर फंस गया था। जब वो स्टार्ट नहीं हुआ तो उसने सोचा कि मैं अभी तो इस ट्रैक्टर को यहीं पर छोड़कर चला जाता हूं और कल सुबह आकर इस ट्रैक्टर को ले जाऊंगा। वैसे भी घर कोई ज्यादा दूर तो है नहीं, लगभग 500 मीटर का रास्ता है, मैं पैदल चला जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने उस ट्रैक्टर से उठने की कोशिश की, उससे उठा ही नहीं गया, और तभी आसमान में भयानक रूप से बिजली कड़कने लगी। उस भयानक माहौल को देखकर पहली बार उस इंसान को डर का एहसास हुआ। उसके हाथ पैर वहां पर जाम हो गए थे। वो चिल्लाना तो चाह रहा था, लेकिन न जाने क्यों उसकी आवाज गले में ही अटकी जा रही थी।
उसके हाथ पैर ऐसे लग रहे थे मानो किसी ने उसको दबा करके पकड़ लिया हो। तभी उसकी सांसें धीरे धीरे बंद होने लगी और उसके पेट पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगा। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई तो उसके शरीर पर बैठा हुआ है जो उसको वहां से हिलने नहीं दे रहा है। अब उसकी पूरी सांस हलक में अटक गई थी। पहले ही वो उस डरावने मंजर को देखकर काफी ज्यादा डरा और सहमा हुआ था, और अब उसके साथ जो गुजर रही थी उससे वो पूरी तरह कांप उठा था। उस भयानक मौसम में उसके पूरे शरीर पर पसीना पसीना आ चुका था। उसे लगा कि अब उसका अंतिम समय निकट आ चुका है और उसे अपनी पूरी गलतियां, अपना पूरा जीवन अपनी आंखों के सामने याद आने लगा कि कैसे उसने अपनी पत्नी पर हमेशा जुल्म किए हैं और उसी की गलती की वजह से उसकी जवान बेटी खत्म हुई है और वो अपनी मां को कैसे तकलीफ देता है। पहली बार वह अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रहा था और अपनी गलतियों पर बड़ा पश्चाताप हो रहा था। अब उसे यह भी एहसास हो गया था कि उस पुराने पेड़ को काटने की वजह से ही उस पर जो आत्माएं थी या फिर कोई जिन्नात था, वो उससे बदला ले रहा है, क्योंकि उसने उसके पूरे घर को उजाड़ दिया था और वो आज पूरे मन से इस चीज को स्वीकार कर पा रहा था। और अब जिस हालत में वह फंसा हुआ था वो सब कुछ उसी जिन्नात का किया हुआ काम था। तभी उसे एक भयानक सी आवाज सुनाई देती है कि बड़ी गलती कर दी तुमने, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मेरे परिवार को उजाड़ दिया है। सदियों से मैं उस जगह पर रहता आ रहा था, वो मेरा घर था। अगर तू मुझे कहता तो मैंने वैसे ही चला जाता, लेकिन तुमने मेरे परिवार को बेसहारा किया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज कहां से आ रही है या फिर यह उसके दिमाग का भ्रम है, लेकिन उसे अपने कानों में जो आवाज सुनाई दे रही थी वो बहुत ही भारी भरकम थी और कोई बहुत चीख और दर्द में वो आवाज कह रहा था। और तभी वो ट्रैक्टर की सीट से उठकर हवा में उड़ते हुए सीधे रोड पर जाकर गिर जाता है, मानो किसी ने उसकी टांगों को पकड़ के उठाया हो और उसको उठा करके फेंका हो। रोड पर गिरने के बाद उसकी उठने की हालत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे तैसे होकर उसने अपने आप को उठाया और अपने दोनों पैरों पर खड़ा हुआ। वो अपने दोनों हाथ जोड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं अपने ट्रैक्टर को अब उस जगह पर खड़ा नहीं करूंगा और मैं एक दोबारा नया पेड़ लगाऊंगा, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अपनी मां को कभी तकलीफ में नहीं रखूंगा, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दूंगा, लेकिन मुझे माफ कर दो। और ऐसा बोलते बोलते ही अचानक से उसके सिर में पीछे से एक तेज आवाज आती है, जैसे किसी ने गोली निकाली हो, और वो गोली पीछे से जाती हुई सीधी उसकी आंखों को चीरती हुई आगे निकल जाती है और उसकी एक आंख निकलकर जमीन पर गिर जाती है। उसका शरीर सड़क पर गिरता उससे पहले ही एक दूसरी गोली और आती है जो उसकी खोपड़ी को चीरती हुई उसकी दूसरी आंख को पार करके आगे निकल जाती है। उसकी दोनों आंखें निकलकर सामने सड़क पर गिर चुकी थीं और वो पास ही एक नाली में औंधे मुंह गिर पड़ा था। उसका आधा शरीर नाली में था और आधा शरीर बाहर सड़क पर पड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे करके वो पूरा वातावरण शांत हो जाता है और उसके ट्रैक्टर की 2 हेडलाइटें अपने आप चालू हो जाती हैं। काफी देर तक वो वैसा ही पड़ा रहा। लगभग 1 या 2 घंटे गुजर जाने के बाद आसपास के लोगों ने उस ट्रैक्टर को वहां पर खड़े हुए देखा, क्योंकि वो आधी रात का वक्त हो चुका था। और आधी रात को जब मोहल्ले से थोड़ी दूर पर ट्रैक्टर यू हेडलाइट जलाकर खड़ा दिखा तो लोगों को आश्चर्य होने लगा। लोग थोड़ा करीब जाकर देखे तो पता चला कि ये तो उसी आदमी का ट्रैक्टर है। तो वो जल्दी से वहां पर पहुंचे और वो वहां पर जाकर देखते हैं कि ट्रैक्टर की हेडलाइटें दोनों चालू है और ट्रैक्टर स्टार्ट खड़ा है और वो आदमी नाली में पड़ा हुआ है और कुत्ते उसके आसपास भटक रहे हैं और उसको खाने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी दोनों आंखें निकालकर सड़क पर पड़ी हुई है। कुत्ते उसके शरीर को नोचते उससे पहले ही लोगों ने वहां पहुंचकर कुत्तों को भगा दिया और जब उसके शरीर को सीधा किया तो देखा कि उसकी दोनों आंखें नहीं हैं। लोगों को थोड़ी दूर पर वो आंखें पड़ी हुई मिली जिनको कुत्ते चाट रहे थे। उसका चेहरा देखने में बहुत ही ज्यादा डराने वाला लग रहा था। उसकी मौत वैसे ही हुई थी जैसे ही उसकी मां ने उसको उस वक्त कहा था
कि देखना, एक दिन तुम्हारी मौत ऐसी आएगी कि तुम जिन आंखों से मुझे डरा रहे हो वही आंखें तुम्हारे शरीर के साथ नहीं रहेंगी। और आज उसकी आंखें उसके शरीर के साथ नहीं थी और कुत्ते उन आंखों को खा रहे थे। वो श्वान उसके शरीर को भी नोच डालते हैं, लेकिन वो तो सही वक्त पर लोगों ने पहुंचकर उन कुत्तों को वहां से भगा दिया था। लोगों ने उसके भाई के पास उसकी खबर पहुंचाई तो उसके भतीजे भागते भागते वहां पर पहुंचे, उसके शव को उठाया और उसके घर पर लेकर गए। जब लोग उसके घर पर पहुंचे तो उसके घर पर बाहर से लॉक लगा हुआ था। लोगों ने सोचा कि यहाँ पर तो उसकी माँ और उसके बच्चे रहते हैं, तो फिर घर बंद कैसे है। वो जाकर दरवाजे को खटखटाने लगे। लोगों ने बाहर से आवाज लगाई, अम्मा दरवाजा तो खोलो, दरवाजा बंद क्यों किया हुआ है। लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजे पर कुछ और कर पाते, तभी वहां पर जो कुत्ते बंधे हुए थे, जो वो हमेशा 3-4 खूंखार कुत्ते वहां पर बाहर बांध कर जाता था, वो कुत्ते उस खून को देखकर उसकी लाश को नोचने के लिए भागते हैं। लेकिन उस समय वो किसी छोटी सी रस्सी से बंधे हुए थे, तो उस लाश तक पहुंच नहीं पाए। उन खूंखार कुत्तों को देखकर वहां पर खड़े सभी लोग उनसे दूर भागने लगते हैं। लोगों ने उन कुत्तों को भगाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं भागे। तो किसी ने कहा कि जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ ताकि इन कुत्तों के इंजेक्शन वगैरह लगाए, ताकि ये बेहोश हो जाए, तभी हम इसकी लाश को आगे ले जा पाएंगे। तो गांव में से ही जाकर किसी डॉक्टर को लाया जाता है और वो डॉक्टर उन कुत्तों को बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है, तो वो कुत्ते वहीं पर शांत हो जाते हैं और बेहोश होकर गिर जाते हैं। अंदर वो दादी अम्मा और उसके बेटे बेटी बहुत परेशान थे, क्योंकि रोज शाम को वो आदमी था जो अपने बच्चों के पास पहुंच जाता था और गेट को खोल देता था। लेकिन आज लगभग 12 बजने को आए थे, लेकिन उनका बाप नहीं आया था। अब बूढ़ी अम्मा कहती भी तो किसे कहती है, क्योंकि वो तो उस कमरे में कैद रहते थे। जब दरवाजा जोर जोर से कोई बाहर से खटकाने लगा तो बूढ़ी अम्मा ने आवाज लगाई कि क्या हुआ। तो बाहर से एक आदमी बोला कि अम्मा आप दरवाजा तो खोलो, फिर सब कुछ आपको बताते हैं। तो उस अम्मा ने कहा कि बेटा मेरे पास तो इसकी चाबी ही नहीं है। वो क्या है ना कि मेरा बेटा बाहर चला जाता है तो मेरे से बच्चे संभल में नहीं आते हैं, ये बाहर भागते रहते हैं, तो वो बाहर से दरवाजे को बंद करके चला जाता है। इसकी चाबी मेरे बेटे के पास ही होगी। अम्मा ने ये सब कुछ झूठ बोलकर कहा था, क्योंकि वो सच्चाई किसी को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे अपने बेटे का डर था कि अगर उसने किसी को सच्चाई बताई तो वो उसके पोते पोतियों और उसको खुद को मार डालेगा। तो डर की वजह से उसने झूठ मूठ में कह दिया था। अभी तक भी बाहर खड़े उन लोगों ने उस बूढ़ी अम्मा को ये नहीं बताया था कि बाहर उसके बेटे की लाश पड़ी है। लेकिन जब बूढ़ी अम्मा ने उन्हें बताया कि उसकी गेट की चाबी उसके बेटे के पास ही है, तो उनमें से एक आदमी उसकी जेब में हाथ डालता है और कुछ टटोलता है, और तभी उसे उसकी जेब में एक चाबी मिल जाती है। अब जैसे ही दरवाजा खुलता है तो एक बार तो वो बूढ़ी अम्मा हैरान हो जाती है कि आखिर इनके पास चाबी कहां से आई। वो उनसे कुछ पूछने वाली थी, तभी उसे अपने सामने अपने बेटे की लाश दिख जाती है, और उस लाश को देखकर उसे अपने सभी सवालों का जवाब मिल जाता है। वो देखती है कि उसकी दोनों आंखें उसके चेहरे पर नहीं हैं, और उसे अपनी कही हुई वो बातें भी याद आ जाती हैं। उसकी माँ उनसे पूछती है कि ये कैसे हुआ। तो लोग उन्हें पूरी कहानी बताते हैं कि हमें इसका ट्रैक्टर वहां पर काफी समय से खड़ा हुआ दिखा, और जब हम इसके पास पहुंचे तो ये नाली में पड़ा हुआ था और इसके आसपास कुत्ते भटक रहे थे। वो तो हम वक्त पर पहुंच गए, वरना इसकी लाश को शायद कुत्ते ही खा जाते। उसकी माँ पूछती है कि उसकी दोनों आंखें कहाँ गई। तो वो लोग बताते हैं कि हमें ये इसी हालत में मिला था। इसकी दोनों नहीं आंखें थी, वो सड़क पर आगे पड़ी हुई थी। इसके पीछे से किसी ने गोली मारी है, और वो गोली इसके सिर को चीरते हुए आगे आंख में से निकली है। तो वो गोली के साथ आंख बाहर आकर गिरी है, और दोनों आंखों से 2 गोली निकली है, तो दोनों ही आंखें सड़क पर गिर गईं। हालांकि कुछ लोगों को ये लग रहा था कि शायद उसके जो भतीजे हैं उन्होंने जमीन विवाद के चलते इसके गोलियां मारी हैं, लेकिन इस चीज का कोई सबूत नहीं था।
क्योंकि जब वो वहां पर पड़ा हुआ था तब उसी के भतीजे ही थे जो उसकी लाश को वहां से उठाकर घर पर लेकर आए थे। तो अगर उसके भतीजे ही उसको गोली मारते तो फिर वो उसकी लाश को वहां से उठाकर क्यों लाते? तो फिर लोगों का जो शक था वो उन पर से थोड़ा और कम हो गया था और फिर कई लोगों को लगने लगा कि ये इसी प्रकार का इंसान है, इसके कई सारे और दुश्मन भी होंगे, तो हो सकता है किसी ने इसके गोली मार दी हो। हालांकि सच्चाई जो थी वो कुछ और ही थी। जो लोग बिल्कुल नहीं जानते थे वो केवल उसकी माँ, उसके दोनों बच्चे और केवल अल्लाह जानता था। अगले दिन पुलिस आ गई और उन्हें पूछताछ शुरू की। जब उन्होंने माँ से पूछताछ की, क्या तुम्हारे दूसरे बेटे के जो लड़के हैं यानी तुम्हारे जो पोते हैं, क्या आप उसके ऊपर केस करवाना चाहेंगी? क्योंकि उनके साथ दुश्मनी चल रही थी। तो उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि नहीं, मुझे मेरे किसी पोते या बेटे पर केस नहीं करना है। मुझे पूरा यकीन है कि इसको मेरे पोतों ने नहीं मारा है, बल्कि इसके और भी काफ़ी सारे दुश्मन थे और फिर ये अल्लाह का भी मुजरिम है, तो अल्लाह ने भी इसको इसके की सज़ा दी है। इसके बाद पुलिस वालों ने भी लगभग 1 साल तक इसकी पूरी इंक्वायरी की। उसके छोटे भाई को भी गिरफ्तार किया गया, उसके भतीजे को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिर उनकी भी बेल करवा ली गई क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं बन सका। तो उसके बाद ये मामला भी ठंडा पड़ गया। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर उसके शरीर में पीछे की ओर माथे पर जो 2 गोलियां लगी थी वो कहाँ से आई थी, क्योंकि वहाँ पर कोई खाली बुलेट भी नहीं मिली थी, ना उसके शरीर के अंदर कोई बुलेट थी। तो फिर गोली आई तो आई कहाँ से और फिर गई तो गई कहाँ? और ये सवाल आज तक भी एक सवाल ही बना हुआ है। अब खैर, सिमी की दादी ये सोच लिया कि मुझे अभी इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना है और ये सब कुछ उस जिन्नात की वजह से हो रहा है। उस जिन्नात ने ही इसको ख़त्म किया है और अब भी अगर हम उस घर में रहे तो शायद ये 3 पोते पोतियां भी ठीक से नहीं रह पाएंगे और इनको भी वो जिन्नात ख़त्म कर देगा। तो बेहतर होगा कि हम जल्दी से जल्दी इस घर को छोड़ दें और कहीं और बसेरा कर ले, क्योंकि किसी समय इस इंसान ने उस जिन्नात का बसेरा उजाड़ दिया था और उसी का बदला लेने के लिए आज उसने इस घर को उजाड़ दिया है। और अब भी अगर समय रहते यहाँ से नहीं निकला गया तो बाकी की जो 3 जानें हैं वो भी चली जाएगी। उस बूढ़ी दादी ने उसके बाद कुछ मौलवियों को बुलाया और उस हवेली को देखने के लिए कहा। तो मौलवी ने कहा कि आपके बेटे ने बहुत बड़ी गलती की है। उस पेड़ के अंदर एक जिन्नात और उसका परिवार था। उस जिन्नात ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। पिछले 200 सालों से वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर था, लेकिन 200 सालों से जितने भी लोग इस घर में रहते हुए आ रहे हैं कभी किसी को परेशान नहीं किया, लेकिन पहली बार आपके बेटे ने उसको परेशान किया तो उसने बदले में इस घर को उजाड़ दिया है। मौलवियों ने यह भी बताया कि ये घर इतना फला फूला हमेशा इसीलिए रहा है क्योंकि यह जिन्नात इस घर को नुकसान पहुंचाने के बजाय हमेशा इसको फायदा देते आ रहे हैं। तभी तो आज ये हवेली आसपास के गांवों की सबसे बड़ी हवेली है और आपका बेटा हमेशा इसीलिए फायदे में रहता था क्योंकि यह जिन्नात उसको फायदा पहुंचाते थे। इस हवेली में कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी और हमेशा इसको बढ़ाने पर ही लगे रहे। और आपके बेटे ने जिन्नात को चेतावनी दी थी कि तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं इन चीजों को नहीं मानता। तो आज देख लो, आज उन्होंने उखाड़ के दिखा दिया है और जिस घर को इन्होंने ही 200 सालों से इतनी मेहनत करके बड़ा किया था, आज उन्होंने ही इस घर को खत्म कर दिया है। आज इस घर का कोई वारिस नहीं बचा है और न ही ये घर अब रहने लायक रहा है। मौलवियों ने बताया कि अगर आपका बेटा इनको 6 घंटे या 12 घंटे का वक्त देता, अगर ये इस तरह से करता तो जिन्नात कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और वो चुपचाप उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं कि भाई इस आदमी ने हमें वक्त दिया है और हमसे विनती की है, तो ये इस जगह को छोड़कर जा सकते थे। लेकिन आपके बेटे ने इनको एक पल का वक्त नहीं दिया। वक्त देना तो छोड़ो, बल्कि इनको गालियां निकाली, इनके साथ बड़ी बेशर्मी से पेश आया और इसी वजह से इनके अंदर बदला लेने की भावना पैदा हो गई। अगर इनके पास मीठी चीज रख दी जाती, चाहे कोई जलेबी रख दो,
कोई लड्डू रख दो या कोई घर में सूजी का हलवा बनाकर भी रख दो तो ये नाद प्रेतों के शकल में आकर उसको खा लेते और चुपचाप वहां से निकल जाते। और उसके बाद भले ही आप उस पेड़ को काट सकते थे। इनको मीठे चीज़ बहुत पसंद आती है। पाक साफ होकर और अल्लाह को याद करके जब कोई बंदा इनकी इच्छा पूरी कर देता है, इनको मिठाई खिला देता है, तो ये उससे बहुत खुश हो जाते हैं और कभी उसका अहित करने के बारे में नहीं सोचते हैं। और ये केवल मुस्लिम धर्म पर ही लागू नहीं होता, बल्कि किसी भी धर्म को, किसी भी भगवान को मानने वाले हों, अगर आत्माओं से सच्चे दिल से यह प्रार्थना की जाए कि हम आपकी इच्छाओं को पूरी करेंगे, आपको खाने की चीज़ देंगे, बस आप हमें यहाँ पर घर बनाने की इजाज़त दे या कुछ करने की इजाज़त दे और आप चुपचाप इस जगह को छोड़कर चले जाएं, तो वो चुपचाप अपनी जगह छोड़कर चले जाते हैं। बेशक आप सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करें तो वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। उसके बाद सिमी की दादी ने अपने पोते पोतियों के नाना से बात की और उनको पूरी बात बताई कि अब वहां पर रहना संभव नहीं है, आप इन्हें अपने साथ ले जाइए। और क्योंकि मैं उन पोते पोतियों यानी जो सिमी और उसके भाई साहिल और जुबैर था, उसके नाना नानी के घर पर ही रहती थी, तो फिर वो अपनी उस हवेली को छोड़कर सिमी अपने भाइयों के साथ अपने नाना के घर पर आई थी और मैं वहीं पर रहती थी। तो उसने वहीं पर मेरे साथ ये स्टोरी शेयर की थी। मैं ऊपर वाले पोर्शन पर रहा करती थी और सिमी नीचे रहा करती थी और उनके नाना का घर रावलपिंडी में था, तो हम रावलपिंडी में रहा करते थे। सिमी कभी कभी मेरे पास ऊपर आया करती थी और तभी उसने मेरे साथ ये पूरी जानकारी शेयर की थी। और तभी सिमी ने मुझे बताया था कि वहाँ से हमें इसलिए आना पड़ा और हम दोबारा कभी नहीं जा सकते, क्योंकि अब वो हवेली नहीं रही। जब सिमी की दादी ने उस जगह पर कई सारे मौलवियों को बुलाया और वहाँ पर आयतें वगैरह पढ़ाई और जिन्नात से उनकी दादी ने प्रार्थना की कि जिस इंसान ने ये आपके साथ गलत किया था वो तो अब दुनिया को छोड़कर जा चुका है और आपका उससे बदला भी पूरा हो गया है। अब कम से कम उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करो, उन्होंने आपका कभी कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। तो वो जो जिन्नात था वो सामने आया था और उसने कहा था कि अब ये जगह कभी भी किसी इंसान के रहने लायक नहीं रहेगी। अब यहाँ पर कोई भी रहे, हम किसी को कभी भी नहीं रहने देंगे। हाँ, अगर आप इस जगह को किसी अच्छे और नेक काम के लिए करना चाहे, जैसे कि कोई मस्जिद बनाना, चाहे कोई मदरसा, कोई स्कूल, हॉस्पिटल हो, तो उसके लिए इस जगह को दान में कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कभी कोई परिवार नहीं बस सकेगा। अगर हमारा परिवार यहाँ से उजड़ गया तो अब आगे इस जगह पर कभी कोई परिवार हम कभी नहीं बसने देंगे और आप भले ही इसको अच्छे काम के लिए यूज़ कीजिए, उससे हमें कोई परेशानी नहीं है। सिमी ने बताया कि तभी हमारी दादी ने हमें हमारे यहाँ नाना के पास रावलपिंडी में भेज दिया और सिमी के जो चाचा थे और जो चाचा के बेटे वगैरह थे वो इतने भी बुरे नहीं थे कि सिमी और उसके भाइयों के साथ अन्याय करे। उन्होंने उनके हिस्से का जितना भी पैसा, जितनी भी ज़मीन थी, वो सब इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिया। आज के समय की बात करें तो वहाँ पर एक हाई स्कूल बन चुका है। नीचे की हवेली में हाई स्कूल चलता है, ऊपर के हवेली में मदरसा चलता है। वही सिमी की बात करें तो आज वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, उसकी शादी हो चुकी है और वो दुबई में सेटल हो चुकी है। उसके 3 बच्चे भी हो चुके हैं। वहीं उसके जो भाई थे उनमें से एक जो साहिल है उसकी भी शादी हो चुकी है और जो जुबैर है उसकी अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन वो थोड़ा अपने पापा के जैसे ही गुस्सैल प्रवृत्ति का है और शायद इसी वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही है। लेकिन वैसे उन तीनों की लाइफ काफ़ी बढ़िया है और उनके नाना ने उनकी अच्छी परवरिश की थी और कभी भी जिन्नात ने उनको परेशान नहीं किया है। तो फिर इस तरह से एक हंसता बसता बच्चों से भरा पूरा घर, एक बीवी, घर बार, दौलत, ज़मीन, जायदाद, सब कुछ एक आदमी के जिद, गरूर और अहंकार की वजह से बर्बाद हो गया और उसके घर वालों की पूरी दुनिया ही उजड़ गई। अगर वो शख्स अपना गरूर छोड़ देता, अल्लाह ताला के मखलूक को मखलूक समझता, किसी के दिल में दर्द ए दिल रखता, तो आज उसके घर की ऐसी हालत ना होती जो कि उस वक्त हो गई थी। तो कभी भी इंसान को गुरूर और तकबुल में आके इस तरह के अल्फाज नहीं बोलने चाहिए।
न इस तरह के काम करने चाहिए कि जो बात भी उसकी आने वाली नस्लों को भुगतने पड़े। तो साथियों, हमारी ये जो आज की स्टोरी है वो यहीं पर कंप्लीट होती है और मुझे पूरा यकीन है कि ये वास्तविक घटनाओं पर आधारित जो घटना है वो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो रियल घटनाएं होती हैं वो जानने को मिले। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने साथ बीती हुई या कोई अपने आसपास घटी हुई कहानी मुझे शेयर करने, ताकि ज़्यादा लोगों तक ऐसी कहानियाँ पहुँच सके। और अब चलिए आखिर में हम अपने कुछ लॉयल फ्रेंड्स के नाम ले लेते हैं। संघमित्रा बेंगलोर, मोहिनी बिलासपुर, अशोक कुमार उत्तर प्रदेश, अरविंद सोनी, कल्पना जलगांव, तारिक खान छत्रपुर, विनय कुमार सूरत, रवि छेदी जामनगर, राखी शर्मा जयपुर, मनोज स्विट्जरलैंड, सावित्री नेपाल, उस्मान खान भोपाल, यास्मीन यूएसए, प्रेम अरुणाचल प्रदेश, सुरेश गुलाब राजस्थान, अरविंद भाई राजकोट, लखीमा गाजियाबाद, डॉक्टर DS शुक्ला उत्तर प्रदेश, प्रीति दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी पर।